हेलो फाइनल के बच्चों एंड वेलकम बैक टू दिस एग्जाम ओरिएंटेड सीरीज। आज का हमारा टारगेट है आपका अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स ये चैप्टर को कंप्लीट करना। बहुत ही छोटा चैप्टर है, बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड है। चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेक्शन 35। सेक्शन 35 बोलता है आपको अकाउंट्स एंड अदर रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना है। अच्छा, आपको यानी कि किसको मेंटेन करना है? तो जो पर्सन जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना है। कहां पे मेंटेन करना है? उसके प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के ऊपर उसको मेंटेन करना है। बट समझो अगर आपका एक ही स्टेट, लेट से महाराष्ट्र के अंदर 3 रजिस्ट्रेशन है तो एक बन जाएगा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, है ना। तो अगर आपका मोर देन वन प्लेस ऑफ बिजनेस है तो जो भी प्लेस ऑफ बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के अंदर है उसके रिस्पेक्टिव प्लेस के ऊपर आपको अकाउंट्स को मेंटेन करना पड़ेगा। लेट से आपने महाराष्ट्र के अंदर, ये रहा आपका महाराष्ट्र, यहाँ पे आपने क्या किया? रजिस्ट्रेशन लिया, दो जगह पे रजिस्ट्रेशन लिया। पहला रजिस्ट्रेशन आपका पुणे में, दूसरा रजिस्ट्रेशन आपका मुंबई में। तो आपको पुणे के अंदर भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना है और मुंबई में भी आपको मुंबई के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना कंपलसरी है, ठीक है। बट अगर समझो आप लोग कोई भी गुड्स को सप्लाई कर रहे हो थ्रू ऑक्शन, जैसे कि आप लोग सप्लाई कर रहे हो टी, रबर, कॉफी, तो कई बार क्या होता है ना, सप्लायर किसी अलग स्टेट में होता है, रेसिपिएंट कोई और स्टेट में होता है, ऑक्शनर कोई थर्ड स्टेट में होता है और ऑक्शन कोई अलग ही स्टेट में होता है। तो उस केस में ना जो भी सप्लायर है या रेसिपिएंट है उसको ना वो ऑक्शन वाले जगह पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने में दिक्कत आती है। तो उन लोगों के लिए खास करके प्रोविजन बनाई गई है। वापिस से समझ के लो, प्रोविजन किन के लिए बनाई है? जो पर्सन टी, कॉफी, रबर को ऑक्शन के थ्रू खरीदते हैं उनको क्या बोला गया है, ध्यान से सुनना। जनरली बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको आपके प्लेस ऑफ बिजनेस के ऊपर मेंटेन करना पड़ता है। बट प्रैक्टिकल इशू क्या आता है? टी, रबर, कॉफी जो ऑक्शन के थ्रू बेचते हैं ना, हो सकता है इंडिया में ऑक्शन मल्टीपल प्लेसेस पे चालू हो, तो हर एक प्लेस जहां पे ऑक्शन चालू है ना वहां पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला कि देखो तुम जो तीनों हो ना, कौन तीनों? तुम प्रिंसिपल, ऑक्शनर और बायर। तुम लोग क्या करो, जो भी ऑक्शन के गुड्स है वो गुड्स जो वेयर हाउस में स्टोर्ड है, वो गुड्स जहां पे वेयर हाउस में स्टोर है उसको तुम अपना एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस तीनों डिक्लेयर कर दो। क्या डिक्लेयर कर दो? एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। और वो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के अंदर जो भी गुड्स है या जो भी उधर के ट्रांजैक्शन है उसके रिकॉर्ड्स को तुम लोग कहां पे मेंटेन करके रखोगे? अपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे मेंटेन करके रखो इंस्टेड ऑफ एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। और सेम बात बोली गई है प्राइवेट ट्रीटी सेल के थ्रू। प्राइवेट ट्रीटी सेल का मतलब है यहाँ पे ऑक्शन नहीं होता है, बट सेम वे में टी, रबर, कॉफी बायर और सेलर डायरेक्टली एक दूसरे को सेल करते हैं। तो उनको भी क्या बोला गया हुआ है कि जो वेयर हाउस है जहां पे आपका प्रोडक्ट स्टोर्ड है, जिसको आप सप्लाई कर रहे हो, वो प्लेस को आपका एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस बता दो। और गुड्स को आप लोग कहां पे स्टोर करके रखोगे? आपके प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के ऊपर, सॉरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करोगे प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के ऊपर, ठीक है। आप लोगों को सारा आईटीसी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। एग्जांपल के थ्रू समझो, देखो अ टी एस्टेट इन आसाम अपॉइंट्स ऑक्शनर इन कोलकाता। अच्छा, ऑक्शनर किधर का है? जो बंदा ऑक्शन करने वाला है कोलकाता का। कहने से सेलर किधर का है? आसाम का है। टी वर्थ ₹50 लाख इज स्टोर इन सिलीगुड़ी। अच्छा, गुड्स कहां पे स्टोर है? सिलीगुड़ी में। बोथ प्रिंसिपल एंड ऑक्शनर ने ये वेयर हाउस को क्या बताया? अपना प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस बता दिया। एंड ये बात उसने किनको बताई? ऑफिसर को बताई। तो उनको प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस यानी कि सप्लायर को किधर? आसाम में, और ऑक्शनर को किधर? कोलकाता में। सारे डिटेल्स मेंटेन करने पड़ेंगे। फिर अगर ये प्राइवेट टीटी के थ्रू सेल हो रहा है, जैसे कि एक कंपनी है आसाम की, उसने टी बेची है डायरेक्टली किसको? दिल्ली को, थ्रू प्राइवेट ट्रीटी। टी का पे स्टोर है कोलकाता, तो कोलकाता वाला जो वेयर हाउस है वो क्या बन जाएगा? एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। किसका बन जाएगा? बायर का और सेलर का। और उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहां पे मेंटेन करने? तो बायर को मेंटेन करने आसाम में, सेलर, सॉरी, सेलर को मेंटेन करने आसाम में, और बायर को कहां पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने? दिल्ली में, जो उसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है। क्लियर है? कौन से अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड को सब लोग मेंटेन करके रखेंगे? प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, अगर आप लोग गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हो। अच्छा, अगर गुड्स आप लोग ट्रेडिंग कर रहे हो तो इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। देखो मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो भी इनवर्ड के डिटेल्स को मेंटेन करना ही है, आप लोगों को सबको मेंटेन करना है। फिर जो भी आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज आपने किया उसके डिटेल्स मेंटेन करो। आपके पास कितने स्टॉक ऑफ गुड्स है उसको मेंटेन करो। कितना आईटीसी अवेल किया आप लोगों ने उसको मेंटेन करो। कितना आउटपुट टैक्स पेएबल था उसके अगेंस्ट कितना पेमेंट किया उसके रिकॉर्ड को मेंटेन करो। और बाकी के कोई भी पर्टिकुलर्स अगर गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किए उन सबको आपको मेंटेन करना पड़ेगा। एडिशनल रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन बाय स्पेसिफाइड पर्सन। अच्छा, ये बेसिक तो सबको रखनी ही है, ये बेसिक तो आपको रखनी ही है। अभी बात चालू है एडिशनल रिकॉर्ड्स क्या क्या रखने के, कि जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है,
जो भी क्या है जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड पर्सन, उसको ये फॉलोइंग डिटेल्स को मेंटेन करना है। क्या क्या मेंटेन करना है उसके अंदर? जो भी गुड्स और सर्विसेज उसने इंपोर्ट या एक्सपोर्ट की, ऐसा कौन सा सप्लाई जिसके ऊपर टैक्स आरसीएम के ऊपर पेबल था, है ना। फिर अगर कोई भी उसको एडवांस मिल रहा है तो उसका एक अलग से लेजर मेंटेन करो, कितना एडवांस मिल रहा, वो एडवांस को आपने कैसे कैसे एडजस्ट किया या रिफंड दिया रहेगा तो उसकी डिटेल्स। फिर जो भी सप्लायर है या रेसिपिएंट है उनके सबके नाम और कंप्लीट एड्रेस आपके पास मेंटेन करो। आपने किससे खरीदा रहेगा वो आपका सेलर है, आपने जिसको बेचा रहेगा वो आपका बायर है, उसका नाम और एड्रेस को मेंटेन करो। और कंप्लीट एड्रेस ऑफ द प्रीमाइस जहां पे आपके गुड्स स्टोर है, इंक्लूडिंग गुड्स स्टोर इन ट्रांजिट अलोंग विद द पर्टिकुलर्स ऑफ स्टॉक स्टोर देयर इन, यानी कि आपने जो भी गुड्स आपके गोडाउन या वेयर हाउस में स्टोर किए उसकी डिटेल्स को भी मेंटेन करके रखो। या फिर अगर आप लेट से महाराष्ट्र से दिल्ली गुड्स को बेच रहे हो, गुड्स रास्ते में ट्रांजिट में गुड्स मध्य प्रदेश में, आपने मध्य प्रदेश के वेयर हाउस में स्टोर किए रहेंगे, उसकी भी डिटेल्स आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है क्या। However, if taxable goods are found to be stored at any place other than those declared, यानी कि आपने जो भी प्लेस को डिक्लेयर किया वहां पे छोड़ के अगर आप लोगों के गुड्स मिल रहे हैं और उसके लिए कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा, तो ऐसे माना जाएगा ऑफिसर के, मतलब ऑफिसर ऐसे मान लेगा, shall determine the amount of tax payable on such goods as if goods have been supplied by the registered person, मतलब ऐसा मान लिया जाएगा कि आपने गुड्स को सप्लाई कर दिया है। देखो तुमने एक्चुअल में सप्लाई किया नहीं। एग्जांपल समझो, आपने महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन लिया और महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन लेने के टाइम पे आपने आपके दो प्लेसेस को डिक्लेयर किया, एक डिक्लेयर किया पुणे, दूसरा डिक्लेयर किया मुंबई। और बाद में ना आपकी नासिक में एक गोडाउन था जहां पे आपके गुड्स मिले, ठीक है, इसका कोई भी डॉक्यूमेंटेशन आपने ठीक से मेंटेन नहीं किया था, तो ऐसा मान लिया जाएगा कि ये गुड्स को आपने सप्लाई किया है, उसके ऊपर टैक्स डिटरमाइन होगा और आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, फिर ये दो डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने हर एक पर्सन को अदर देन कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन, यानी कि सेक्शन 10 वाला ये दो रिकॉर्ड्स को मेंटेन नहीं करेगा, सेक्शन 9 वाला मेंटेन करेगा, जिसके अंदर सबसे पहले क्या आता है आपका स्टॉक ऑफ गुड्स। स्टॉक ऑफ गुड्स के अंदर आप लोग क्या क्या मेंटेन करोगे, ओपनिंग बैलेंस कितना था, कितने गुड्स रिसीव हुए, कितने गुड्स सप्लाई हुए या लॉस्ट हुए, स्टोलन हुए, डिस्ट्रॉय हुए, राइट ऑफ हुए, गिफ्ट, फ्री सैंपल, इंक्लूडिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक, इंक्लूडिंग रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड्स, स्क्रैप, वेस्टेज, सारी डिटेल्स मेंटेन करनी पड़ेगी। और जो भी आपके डिटेल्स ऑफ टैक्स है, यानी कि आपके लिए कितना टैक्स पेएबल है, इंक्लूडिंग टैक्स पेएबल ऑन आरसीएम, कितना आपने टैक्स कलेक्ट किया, टैक्स पे किया, कितना इनपुट टैक्स था, कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने क्लेम किया, टुगेदर विद द रजिस्टर ऑफ टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, डिलीवरी चालान, जो भी रहेगा वो सबको मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, फिर स्पेसिफिक पर्सन को बाकी कौन से रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना है। अगर आप लोग एजेंट हो तो सबसे पहले आपके पास चाहिए ऑथोराइजेशन, ऑथोराइजेशन टू रिसीव गुड्स और ऑथोराइजेशन टू सप्लाई गुड्स, हर एक प्रिंसिपल से आपके पास रहना चाहिए। फिर जो जो प्रिंसिपल के बिहाफ पे आपने गुड्स को परचेज किया या सेल किया है उसका आपको क्या मेंटेन करना है, डिस्क्रिप्शन, वैल्यू एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जहां जहां पे आपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे रिसीव किया है या प्रिंसिपल के बिहाफ पे सप्लाई किया है। और अगर आपने जो भी आपका अकाउंट्स प्रिंसिपल को सप्लाई किया रहेगा, यानी कि आपने जो भी हिसाब किताब प्रिंसिपल को दिया रहेगा उसको भी आपको मेंटेन करना है, यानी कि क्या बोला है, डिटेल्स ऑफ अकाउंट्स फर्निश टू एवरी प्रिंसिपल। फिर टैक्स पेड ऑन रिसीट और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज अफेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ एवरी प्रिंसिपल, अगर आपने किसी भी प्रिंसिपल के बिहाफ पे टैक्स वगैरह पे किया है उसके रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना कंपलसरी। फिर आता है मैन्युफैक्चरर कौन से डिटेल्स को मेंटेन करेगा, तो मैन्युफैक्चर मेंटेन करेगा सबसे पहले कितना उसका मंथली प्रोडक्शन था, जिसके अंदर क्वांटिटेटिव डिटेल्स बताएगा कितना रॉ मटेरियल उसने यूज किया था, कितनी सर्विसेज यूज की थी। फिर वो क्वांटिटेटिव डिटेल्स में बताएगा कि गुड्स कितने मैन्युफैक्चर किए थे, इंक्लूडिंग कितना उसका वेस्ट या स्क्रैप जनरेट हुआ था। वेस्ट बोल लो या बाय प्रोडक्ट यानी कि जो आपका ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं है बट उसके साथ वाला जो भी प्रोडक्ट प्रोडक्शन हुआ है उसके डिटेल्स मेंटेन करने पड़ेंगे। फिर अगर कोई भी बंदा सर्विसेज सप्लाई कर रहा तो उसको क्वांटिटेटिव डिटेल्स मेंटेन करने पड़ेंगे ऑफ गुड्स यूज्ड इन द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, कितना उसके पास इनपुट सर्विस यूटिलाइज किया और कितनी सर्विसेज उसने अवेल की टू मेक द आउटपुट सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है, फिर यहाँ पे एक पॉइंट आता है आपका वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर। क्या बात कर रहा है ये, वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर। तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर के केस में उसको कौन से डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करना है, देखो ध्यान से। सबसे पहले उसको क्या मेंटेन करना पड़ेगा, नाम एंड एड्रेस ऑफ पर्सन, क्या मेंटेन करना पड़ेगा, सॉरी यहाँ पे नेम एंड एड्रेस ऑफ पर्सन जिसके बिहाफ पे वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का काम कर रहा है। दूसरा डिस्क्रिप्शन, वैल्यू एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो उसने रिसीव किया टू कंप्लीट द वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। फिर डिस्क्रिप्शन, वैल्यू एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स जो उसने यूटिलाइज किया वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए।
फिर जितना भी डिटेल्स ऑफ पेमेंट उसको मिल रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच वर्क कॉन्ट्रैक्ट एंड नाम एंड एड्रेस ऑफ सप्लायर जिससे उसने गुड्स को रिसीव किया। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट यानी कि क्या, जब आप लोग मटेरियल यानी कि गुड्स प्लस सर्विसेज दे रहे हो इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो सब आ जाएगा। फिर अगर समझो आप लोग कोई भी कस्टडियन या क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट हो तो आपको ट्रू एंड करेक्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स हैंडल्ड बाय हिम ऑन बिहाफ ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन एंड शैल प्रोड्यूस द डिटेल्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द ऑफिसर। यानी कि अगर आप लोग क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट हो तो आपको ट्रू एंड करेक्ट डेटा रखना है, कौन से पर्सन के बिहाफ पे आपने गुड्स को रिसीव किया या सप्लाई किया जो भी है। फिर अगर आप लोग ओनर और ऑपरेटर हो गोडाउन के या किसी भी वेयर हाउस के, या अगर आप लोग ट्रांसपोर्टर हो, तो देखो भैया तुम जीएसटी में रजिस्टर्ड हो यानी हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। एक तो सबसे पहले आपको जीएसटी के अंदर एक यूनिक एनरोलमेंट नंबर लेना पड़ेगा। मतलब देखो अगर आप जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड नहीं हो तो आपको अपने आप को एनरोल करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको मिलेगा यूनिक एनरोलमेंट नंबर। कहां से मिलेगा? जीएसटी के पोर्टल से मिलेगा। ठीक है। द पर्सन एनरोल्ड एज aforesaid in any other state shall be deemed to be enrolled in every state। मतलब अगर आप लोगों ने यूनिक एनरोलमेंट नंबर लिया महाराष्ट्र के अंदर तो वो पूरे इंडिया के लिए आपके लिए वैलिड रहेगा। अगर आप वेयर हाउस के ओनर या ऑपरेटर हो तो आपको ऐसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना है जहां पे आप लोग जो भी गुड्स डिस्पैच हो रहे, गुड्स आ रहे यानी कि गुड्स आपके पास आ रहे, डिस्पैच हो रहे या डिस्पोजल हो रहे, उसका सारा आपके पास डिटेल्स रहना चाहिए। ठीक है। जब भी ऑफिसर आपके पास कोई भी वेरिफिकेशन करने के लिए आए आप उसको आइटम वाइज एंड ओनर वाइज बाइफर्केशन दे सकोगे फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन। यानी कि रैक के अंदर गुड्स को ऐसे स्टोर करो कि आप ओनर वाइज उसको बाइफर्केट करके आप ऑफिसर को इजीली बता सकते हो कि कौन से ओनर के कौन से गुड्स है इसके अंदर। फिर ट्रांसपोर्टर को कौन सी डिटेल्स मेंटेन करनी पड़ेगी? रिकॉर्ड्स ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्टेड, एक ही मिनट, एक ही सेकंड, डन। अरे एक ही सेकंड क्या हो रहा है इसको, चलो जाने दो। ट्रांसपोर्टर को जो भी उसने गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया, डिलीवर किया या गुड्स को स्टोर किया इन ट्रांजिट, उन सबकी इंफॉर्मेशन को संभाल के रखना पड़ेगा। आप लोग रिकॉर्ड को कैसे मेंटेन करोगे? या तो मैन्युअली मेंटेन करो या तो इलेक्ट्रॉनिकली करो, कोई फॉर्मेट नहीं। मैन्युअली कर रहे हो तो आपके जो भी रिकॉर्ड है वो सीरियली नंबर्ड होने चाहिए। मैन्युअली कर रहे हो तो उसके ऊपर डिजिटल सिग्नेचर रहना चाहिए और उसका प्रॉपर बैकअप रहना चाहिए अगर डेटा लॉस होता है तो। जो भी एंट्रीज है उसको इरेज या ओवरराइट आप लोग नहीं कर सकते हो। अगर आपने फेलियर किया बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगा अंडर सेक्शन 73, 74 और 74A एज द केस में भी। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बस इसके अंदर का ये एक ही है, कितने टाइम तक आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना है, कितने पीरियड तक आपको रिटेन करना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो अप टू द पीरियड ऑफ 72 मंथ्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न एग्जांपल के थ्रू समझो। लेट से आपका फाइनेंशियल ईयर था 24-25, इसका ड्यू डेट क्या है एनुअल रिटर्न फाइल करने का? ड्यू डेट कैन आई से 31 दिसंबर 2025। यहां से ना आपको 72 मंथ, अच्छा 72 मंथ्स का मतलब मैं बोलूं कि 6 इयर्स होते हैं, है ना। 72 डिवाइडेड बाय 12 एक बार कर लो आप, कितने होते हैं? 6 इयर्स। तो 2025, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31, 12, 2031 यहां तक आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना पड़ेगा। सर अगर आपने इस साल का एनुअल रिटर्न समझो फाइल कर दिया 2 अक्टूबर 2025 तो भी 72 मंथ्स कहां से चालू हो गए? तो ये साल का जो ड्यू डेट है ना, ड्यू डेट वहां से 72 मंथ्स काउंट होना चालू होता है। समझा? और मान लो इसी साल के ना आपका कोई तो भी एक आधा अपील या कोई भी केस चालू है जिसका है ना नोटिस आया, वो नोटिस खत्म होने के बाद में 1 ईयर तक उसको संभालना कंपलसरी है। यानी कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करोगे आप लोग एनुअल रिटर्न से 72 मंथ्स, और जब आपका नोटिस आया या कोई भी आपका अपील चल रहा था उसका फाइनल डिस्पोजल हो गया वहां से 1 ईयर विच एवर इज लेटर। मतलब समझो आपका एक नोटिस चालू था जिसका फाइनल हियरिंग आया आपका 30 जून 2031, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब तक मेंटेन करोगे आप? यहां से 1 ईयर क्या आता है 36 2032 और 31 दिसंबर 2031 विच एवर इज लेटर। लेटर में क्या आएगा 30 जून 2032। और समझो अगर इसका असेसमेंट आप लोगों का क्लोज हो जाता है लेट्स से 14 नवंबर 2028, तो यहां से 1 ईयर कब होता? 14 नवंबर 2029 और
31 दिसंबर 2031 विच एवर इज लेटर, लेटर में क्या आएगा 31 दिसंबर 2031। समझा क्या? इतना टाइम तक आपको रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना कंपलसरी है। क्लियर है गाइस? मैं देख रहा हूं कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो ये वीडियो को देख भी रहे, पसंद भी कर रहे हैं, मैसेज पर्सनल में कर रहे हो आप लोग। तो यार छोटा सा काम कर दो ना, वीडियो को लाइक करने का। और अगर आप लोग चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपके एग्जाम तक ढेर सारा कंटेंट आप लोगों को इस चैनल के ऊपर मिलने वाला है रिलेटिंग टू सीएमए। और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करो, कमेंट करते जाओ। और ये वीडियो आप लोग इतना अच्छे से देख रहे हो, पर्सनल मैसेजेस कर रहे हो, तो बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर जरूर कर देना। ठीक है, चलो दैट्स इट फॉर द डे गाइस, सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।